این شد. در تاریخ 13 ژوئن سال 1906 ایران به UAE صدر رور و قومی سلامت هدایت یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا در یک سال हमारे साथ शामिल हुई हैं रावलपिंडी से शेर इनाम अहमद और कहते हैं कि रोजाना प्रोग्राम सुनते हैं। साथियों नमस्कार। अभी आपने कोरोसन GX 286 पर अपनी स्क्रीन पर देखा कि ये कुछ रेयर स्टेशंस पकड़ रहा था जो कि सामान्यतः सामान्य परिस्थितियों में भारत में उन फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रसारण नहीं होता है। तो साथियों ये ऐसा क्यों होता है? साथियों आज हम इसी घटना के बारे में बात करेंगे। दूर के स्टेशन हमें रिसीव होते हैं वो दो कारणों से होते हैं, ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग और स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग और स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन क्या होता है। साथियों रेडियो संचार की दुनिया में ये दोनों घटनाएं VHF और UHF बैंड पर असामान्य दूरी तक सिग्नल पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। इनकी प्रकृति, विशेषताएं और अंतर को मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग की। ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रेडियो तरंगे वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी कि ट्रोपोस्फियर में एक विशेष परिस्थिति के कारण फंस जाती हैं और क्षितिज के समांतर बहुत दूर तक यात्रा करती हैं। जब तापमान उल्टा होता है यानी कि टेम्परेचर इनवर्स होता है, आप ये समझें कि जैसे ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होना चाहिए, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान सामान्य रूप से घटने की बजाय बढ़ने लगता है, तब वायुमंडल में एक डक्ट, एक वेव डक्ट बन जाता है। डक्ट का मतलब एक नली जैसा। इस डक्ट में रेडियो तरंगे ऊपर नीचे परिवर्तित होती हैं यानी कि नली में फंस जाती हैं और 100 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक बिना बिखरे, बिना कमजोर हुए, बिना एटेन्यूएट हुए यात्रा कर लेती हैं। इसका प्रभाव VHF यानी कि 144 मेगाहर्ट्ज से लेकर UHF यानी 430 मेगाहर्ट्ज बैंड पर भी देखा जाता है। इसके तहत ये जो रेडियो तरंगे हैं वो 800 से 1000 किलोमीटर तक चली जाती हैं। इसके सिग्नल बड़े प्रबल, स्थिर और स्पष्ट होते हैं और कई बार यह प्रभाव एक आध घंटे से लेके पूरे दिन या 2-3 दिन तक बना रह सकता है। आप सर्दी के दिन में इसका अनुभव अवश्य करते होंगे। समुद्र तटीय, समभूमि और नमी वाले क्षेत्रों में ये ज्यादा सक्रिय होता है। अगर बात करें महीनों की तो मई से सितंबर के बीच, विशेषकर मानसून और भारत में गर्मियों में वायुमंडल में नमी अधिक होती है तो ये ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग की घटना ज्यादा होती है। साथियों इसके बाद अब बात करते हैं स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन की। स्पोरेडिक ई एक अनियमित लेकिन बहुत ही पावरफुल रेडियो तरंग परावर्तन प्रक्रिया है जो आयन मंडल की ई लेयर, मैं ई लेयर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये पृथ्वी से 90 से 120 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, इसमें घटित होती है। यहाँ कभी कभी अचानक ऐसे आयनीकृत बादल बन जाते हैं जिससे VHF तरंगे परावर्तित होकर सैकड़ों से हजारों किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शॉर्ट वेव की तरंगे होती हैं। इस घटना का कारण है ई लेयर में मेटेलिक ट्रेस या वायु की गड़बड़ियां, सोलर एक्टिविटीज। इसके कारण इसमें घनीकृत, आयनीकृत क्लस्टर बन जाते हैं और यह रेडियो तरंग के HF की तरह रिफ्लेक्ट होकर बहुत दूर तक चली जाती हैं। यहाँ एक बात देखने योग्य है कि इसका प्रभाव मुख्यतः 50 मेगाहर्ट्ज, 70 मेगाहर्ट्ज और कभी कभी 144 मेगाहर्ट्ज तक सीमित रहता है। FM बैंड में यह 90 मेगाहर्ट्ज से नीचे ज्यादा सक्रिय होता है और उससे ऊपर थोड़ा कम। स्पोरेडिक ई प्रभाव के कारण रेडियो सिग्नल्स 800 से 2500, 3000 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं और अगर मल्टी हॉप हो जाए यानी कि एक बार किसी बादल से टकराई, आयनीकृत बादल से एक बार फिर टकराई, तो ये ऐसे करके बहुत दूर तक जा सकती हैं। इसका सिग्नल बहुत तीव्र होता है और इतना मजबूत होता है कि आपके जो लोकल स्टेशंस हैं उनको भी ये दबा के चलने लग जाता है। एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि यह घटना 5-10 मिनट से लेके 2-1 घंटों तक रहती है। यह सामान्यतः सुबह के 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे के बीच में ज्यादा सक्रिय होती है। अगर इसके सिग्नल की बात करें तो पूर्णतः अनियमित होता है, एकदम से तेज होगा, थोड़ा कम, तेज, कम, कभी ऐसे ही गायब हो जाएगा और एकदम से जैसे बैंड खुलने जैसा प्रतीत होता है। अगर आप हैम रेडियो ऑपरेटर्स हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके लिए मई से अगस्त का महीना और खासकर दोपहर से शाम 6 बजे का समय सबसे ज्यादा
काम का होता है। और इस पे अगर एक बात करें तो पहले हाफ में, यानी कि अगर 11 से 5 या 6 के बीच के समय को बांट दें तो पहले हाफ में अगर आप जहां पर हैं वहां से ईस्ट डायरेक्शन के स्टेशंस ज़्यादा मिलेंगे और सेकेंड हाफ में वेस्ट डायरेक्शन के स्टेशंस ज़्यादा मिलेंगे। इसमें सिग्नल किसी भी दिशा के आकाशीय परिवर्तन से चले आते हैं और बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। ये दोनों सिग्नल को बहुत दूर तक ले जाते हैं। ऐसे स्टेशंस हमको मिल जाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलते। तो फिर इनमें परिवर्तन क्या है और कैसे जाने कि ये ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग के कारण होता है या स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन के कारण होता है। तो मैं कुछ बिंदुओं पर इन दोनों के बीच जो अंतर है वो स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर बात करें माध्यम की, तो जो हमारा ट्रोपोस्फियर डक्टिंग है ये ट्रोपोस्फियर में होता है, जो जमीन से 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम ज्यादा ऊंचाई तक होती है। जबकि अगर बात करें स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन की, तो ये ई लेयर में होता है जो 90 से 120-140 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई पर होती है। रेडियो बैंड की बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग में हमको हाई बैंड पर भी अच्छा रिसेप्शन मिलता है। मतलब शॉर्ट वेव का तो है ही, एफएम का 144 मेगाहर्ट्ज के आसपास का, 430 मेगाहर्ट्ज के आसपास का, यानी कि वीएचएफ और यूएचएफ बैंड पर। जबकि अगर बात करें कि स्पोरेडिक ई प्रिपरेशन की, तो यह 50-70 से लेकर मैक्सिमम 144 मेगाहर्ट्ज तक आपको प्रतीत होगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 90 मेगाहर्ट्ज से पहले के लिए ये ज्यादा सक्रिय होता है, उसके बाद बहुत तेजी से इसकी गुणवत्ता गिरने लगती है। संचार में दूरी की बात करें तो इस पर ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग में 100 से 500-700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक के स्टेशन हमको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन में हमको 800-900 से लेके 2500-3000 किलोमीटर के स्टेशन भी मल्टी हॉप में मिल जाते हैं। अगर बात करें इनकी समयावधि की, तो ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग ज्यादा स्थिर होता है। यह दिन के कई घंटे से लेकर पूरे दिन या कई दिन तक चल सकता है। जबकि स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन की बात करें तो यह 5 मिनट से लेकर सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के आसपास तक ही संभव हो पाता है और ये बहुत तेजी से इसकी जो सिग्नल है वो चेंज होते रहते हैं। अगर बात करें कि इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग का तो हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे दिन के सुबह के समय और शाम के समय हम रेडियो ट्यून करते हैं, एफएम के स्टेशन हमको दूर दूर के मिल जाते हैं। लेकिन बात करें स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन की, तो इसके लिए कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और आपको लगातार ट्यून करके परिस्थितियों को ऑब्जर्व करना होता है। अगर मौसम और समय की बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग जो होती है वो गर्म और नम वातावरण और मानसून के समय में ज्यादा होती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि जैसे जिन स्थानों के आसपास समुद्र है वो समुद्र के उस पार के स्टेशन आसानी से पा जाते हैं, जबकि वो बहुत दूर हैं। और स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन की बात करें तो गर्मियों में दोपहर के समय ही होता है। अगर दिशा की बात करें तो ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग जो होती है वो क्षैतिज दिशा में चलती है, मतलब जमीन के समांतर। जबकि स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन की बात करें तो वो आकाशीय रिफ्लेक्शन है और वो शॉर्ट वेव्स की जो तरंगे हैं उसकी तरह ऊपर जाएगा, वहां से टकराएगा और वापस आएगा। साथियों, दोनों ही प्रोपेगेशन विधियां रेडियो ऑपरेटर्स के लिए अद्भुत अवसरों का निर्माण करती हैं। जहां ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग आपको स्थिर और भरोसेमंद संपर्क देती है, वहीं स्पोरेडिक ई आपको डीएक्स का रोमांच और अचानक मिलने वाले दुर्लभ क्वेज़ोस का आनंद देती है। यदि आप इसका अधिकतम लाभ पाना चाहते हैं तो आपको 2-3 काम करने रहेंगे। जैसे बैंड्स को नियमित रूप से स्कैन करते रहें, डीएक्स के क्लस्टर्स और प्रोपेगेशन मैप्स पर नजर डालें। जैसे कि आपको इंटरनेट पे भी बहुत से डीएक्स के ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग से संबंधित मैप्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा। ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग, स्पोरेडिक ई प्रोपेगेशन के भी कुछ पूर्वानुमान आपको मिल जाएंगे। और हर संपर्क को आप लॉग बुक में नोट करते चलें, जिससे अगली बार आप उनका पूर्वानुमान लगाने में थोड़ा ज्यादा सक्षम हो। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर आकर अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। नमस्कार।